हिमाचल में बहुत से सैलानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं और बहुत से लोग बाहर से भी ट्रेवल करते रहते हैं। तो आपको लगता है कि वो सही फैसला सही वक्त पर हो गया? उसके बावजूद कुछ स्थितियां ऐसी हैं जो आपको लगता है कि चिंताजनक हैं अभी कोरोना को लेकर, या सब कुछ कंट्रोल पर है? देखिए तिवारी जी, एक तो हमने तुरंत जो कदम उठाने थे वो हमने समय पर उठाए, उसमें किसी तरह का विलंब हमने नहीं किया। उसका हमको लाभ भी रहा। स्कूल कॉलेज बंद करने का निर्णय एक लिया पहला, और दूसरा हमने निर्णय लिया जितना भी हमारे धार्मिक स्थान है वो उनको बंद करने का निर्णय लिया। और तीसरा हमने इस बात का भी निर्णय लिया तुरंत उसके पश्चात के हिमाचल प्रदेश एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत बड़ी संख्या में लोग टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, और ऐसे में बाहर से इस बीमारी को यहाँ पर फैलने का और भी ज्यादा स्कोप बढ़ेगा। तो हमने टूरिस्ट का आना जाना हिमाचल प्रदेश में बंद किया। और जहां तक कर्फ्यू की बात है, कर्फ्यू हमने शुरू में ही लगा दिया था, और हिमाचल प्रदेश में आज भी कर्फ्यू है, लॉकडाउन नहीं, हमने कर्फ्यू ही कायम रखा हुआ है। और जहां तक आप पूछ रहे हैं कि परिस्थिति कैसे, हालात कैसे हैं, हालात की स्थिति में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि अभी हिमाचल प्रदेश में बहुत बेहतर चल रहा था। 4 दिन तक पहले बहुत ठीक था। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास सिर्फ 2 पेशेंट जो कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव थे वो टांडा मेडिकल कॉलेज में जो एडमिट थे, अंडर ट्रीटमेंट थे, और दोनों का टेस्ट नेगेटिव आ गया था और दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया। और ऐसी सूरत में हिमाचल प्रदेश में हमारे पास हॉस्पिटल में आइसोलेशन में कोई भी आज की तारीख में कोई भी पेशेंट नहीं होता। अगर ये दिल्ली की मरकज की घटना नहीं होती, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में इनका आना नहीं होता तबलीगी का, तो ऐसी सूरत में हिमाचल प्रदेश में स्थिति बहुत बेहतर होती। आज हिमाचल प्रदेश में हालात यह है कि 20 लोग जो है वो हॉस्पिटल में हैं, जिनको आइसोलेशन में रखा गया है, जो अंडर ट्रीटमेंट है, कोरोना वायरस के पॉजिटिव है। ये तमाम जितने भी लोग हैं जो हॉस्पिटल में है, 20 के 20 जो है एक ही जो है वो तबलीगी जमात के हैं। इससे हमको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये सही समय पर सूचना नहीं मिल पाई, या जिस तरह के हालात बने हैं कि तबलीगी जमात न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे देश में, खासतौर पर मैं बात करूं तो यूपी है, एमपी है, बहुत से ऐसे राज्य प्रभावित हैं, हर जगह वो फैल चुके हैं, चाहे साउथ की बात करूं मैं, तो क्या सही समय पर सूचना नहीं मिल पाई, या ये अभी भी आपको लगता है कि आशंका है कि बहुत से लोग अभी भी हिमाचल में छुपे हो सकते हैं? क्योंकि आज भी हमने देखा कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में तबलीगी जमात से जुड़े हुए तकरीबन 16 से 17 लोग वहां पर घूमते पाए गए थे, जिसमें हालांकि सब लोग कोरोना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन उसमें जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, आशंका है कि वो दूसरे को भी फैलाएंगे। तो आपको लगता है कि हिमाचल के लिए स्थिति अभी भी चिंताजनक है, कम से कम तबलीगी जमात के मामले में? देखिए, जहां तक स्थिति अभी तक तो हम मानते हैं कि अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस बात को हम कह सकते हैं कि हम संभाल लेंगे। आने वाले समय में बहुत ज्यादा मामले हमारे हिमाचल प्रदेश में जो तबलीगी समाज से मुझे लगता है कि अब आने वाले हैं, क्योंकि हमने तुरंत कार्रवाई की है और सख्त कार्रवाई की है। शायद मैं कल लगता कि पूरे देश भर में जितनी सख्त कार्रवाई हिमाचल प्रदेश ने इनके खिलाफ की है, उतनी शायद किसी दूसरे राज्य में नहीं हुई है। क्योंकि दिल्ली में जब इनका जो कार्यक्रम हुआ, मरकज का जो कार्यक्रम जो समाप्त हुआ, उसके बाद पूरे देश भर में ये खबर फैली कि तबलीगी समाज के लोग जो इकट्ठा हुए थे, इनके साथ जो है कोरोना वायरस बहुत ज्यादा सभी जगह फैल गया। और ये भी सच्चाई है कि पूरे देश के बहुत सारे राज्य ऐसे थे जहां एक भी कोरोना वायरस का मामला नहीं था, लेकिन इस मरकज के बाद जो है वहां पर भी कोरोना वायरस के बहुत सारे मामले पहुंचे। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी हमने कोशिश की, हमने इनको पहचानने की, इनसे संपर्क करने की, लेकिन बहुत बड़ा उसमें शुरू के दौर में जो है हमें बहुत ज्यादा कोऑपरेशन नहीं मिल पाया उस तरह से। अल्टीमेटली हमको कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ना पड़ा। फिर हमने मस्जिद में जहां भी ये मिले उनको वहीं पर रोक करके क्वारंटाइन किया, उनके सैंपल लिए, और सैंपल लेने के बाद ये परिस्थिति है कि आज 20 पॉजिटिव मामले हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के इसी जमात के लोगों के हैं। ये हमारे लिए सचमुच में थोड़ा सा पीड़ा का विषय है, लेकिन आने वाले समय में हमने बहुत गंभीरता से, बहुत एक सघन, जिसको बोलता है इंटेंसिव, कोशिश की है, प्रयास किया है कि ये जितने लोगों के कांटेक्ट में आए हैं, जहां जहां पे आए हैं, उन कांटेक्ट को हम जो
है इनसे रिवील करवाएं और उसके बाद उनको क्वारंटाइन में ले जाएं। क्वारंटाइन में ले जाने के साथ साथ में उनकी हम जो है सैंपल लेकर के उनकी टेस्टिंग करें, ताकि आगे जो है ये जो बना हुआ है इनका आपस में इस प्रकार से जो क्लोज कांटेक्ट का, तो उसको हम ब्रेक कर सके। ये हमारी एक कोशिश है। और मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार की तरफ से प्रदेश के डीजीपी ने यह चेतावनी दी कि जो तबलीगी जमात के लोग अपनी जानकारी छुपाएंगे, हम 307 और 302 का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। कड़ी चेतावनी दी गई थी। आपको लगता है कि अभी भी मुस्लिम समाज के लोग हों, धर्मगुरु हों, तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हों, क्या इस गंभीरता को समझ पा रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है वो धर्म में भेद नहीं करेगा, वो किसी को भी लग सकता है, अगर आप छुपाते हैं तो आप दूसरे की जान भी खतरे में डालते हैं? जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि ये वायरस जो है किसी धर्म, किसी देश की सीमा में, किसी प्रदेश की सीमा में रहने वाला नहीं है, और इसलिए आज पूरी दुनिया में ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय बना है। इस बात को उनको भी समझना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जैसे ही ये सारा घटनाक्रम घटित हुआ, उसके बाद तुरंत इनको अपने आप आगे आकर के कि मैं अपनी जान की भी चिंता करूं, अपने साथ में रहने वाले परिवार जो है उनकी भी चिंता करूं, उनकी भी जान को जोखिम में न डालूं, पूरे देश को जोखिम में न डालूं, ऐसा भाव इनके अपने आप आना चाहिए था, लेकिन वो भाव पता नहीं क्यों नहीं आया। आकर के छुप गए और फिर उसके बाद पूछने लगे, बताए नहीं, और बताने के बाद जब तक सारा वो टेस्ट में ये किया गया सैंपल लेने के बाद, तो तब तक के लिए बहुत देर हो चुकी थी। इसका नुकसान पूरा देश आज भुगत रहा है इस सारी घटना का। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल और ये है कि जैसे अगर मैं देखूं कि काफी बड़ी तादाद में सैलानी आते हैं, विदेशी टूरिस्ट आते हैं, और जिस तरह से लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के फैसले के बाद भी कई लोग फंसे हुए थे। अभी आपको लगता है कि सारे लोगों को निकाल लिया गया? क्योंकि बीच में खबरें ये भी आई थी कि यूएस एम्बेसी के लोग भी चाहते थे कि उनके जो लोग फंसे हैं वो वापस अपने देश चले जाएं, या बहुत सी और कंट्रीज के लोग थे। तो क्या हिमाचल से हम ये मान लें कि फॉरेन टूरिस्ट जो है जो सारे वापस जा चुके हैं? अब आज की तारीख में तो हिमाचल प्रदेश में देश का कोई दूसरा टूरिस्ट कोई नहीं है। एक दो की सूचना थी, वो सेटल्ड हैं, और इसके अलावा फॉरेन टूरिस्ट भी नहीं है। और हमने जब हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू लागू किया था, तो शुरू के दौर में कुछ लोगों ने आग्रह किया था कि हमको जाना है, तो उनको जाने के लिए रास्ता उस वक्त मिल गया थोड़ा शुरू के दौर में। लेकिन अब तो कंप्लीट लॉकडाउन है, कर्फ्यू लगा है हिमाचल प्रदेश में, और ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में कोई भी टूरिस्ट जो है देश के दूसरे हिस्से का हिमाचल प्रदेश में होने की खबर बहुत ज्यादा नहीं है। मुख्यमंत्री जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि 14 तारीख के जो हालात हैं, अभी एम्पावर्ड कमेटी की बैठक हुई, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई, देश के प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है, तमाम हस्तियों से वो बातचीत करते रहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि 14 तारीख तक लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन कई राज्य कह रहे हैं, चाहे उनके हालात को देखते हुए मैं कहूं या उनकी चिंता को देखते हुए कहूं, कि अभी की स्थिति में लॉकडाउन खत्म करना मुश्किल है, क्योंकि कई जिलों में इसका असर देखने को मिल रहा है। आप हिमाचल प्रदेश को कैसे देखते हैं? क्या लॉकडाउन के बाद बढ़ाने की संभावना है, या आपको लगता है कि इस लॉकडाउन के दौरान भी आप इसको पूरा कंटेन कर लेंगे? देखिए तिवारी जी, मुझे तो एक चीज लगती है कि पूरे देश की इस वक्त मनस्थिति ये बनी है कि वो सब चाहते हैं कि हम इस दौर से बाहर निकले, कोरोना वायरस को खत्म करें, और आजाद में जैसे हम पहले जीते थे, घूमते थे, खेलते थे, तो उस तरह से हम जो है वो अपनी जिंदगी को शुरू कर सके। और इसके लिए सब लोग इच्छुक है कि जितना जल्दी ये जा सकता है ये जाना चाहिए, ये दौर समाप्त होना चाहिए। लेकिन ये भी बात सच है कि सबको मालूम है कि ये ऐसे नहीं जाएगा, जाएगा तब जब हम जो है इस वायरस के सारे इस चेन को तोड़ेंगे, हम घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक के लिए संभव नहीं है। तो ऐसे में लोगों ने मन बनाया है कि जितना भी करना है लॉकडाउन वन गो में कर देना चाहिए, कोई चिंता नहीं, थोड़ी परेशानी होगी तो होने दीजिए, लेकिन उसके बावजूद जो है ये लॉकडाउन के बाद जो है कर्फ्यू समाप्त होना चाहिए, और उसके बाद हम स्वतंत्र होकर के जैसे हम पहले काम करते थे, घूमते थे, काम करते थे, वैसे हम कर सके, ये सबका भाव है। इसलिए सबके बहुत बड़ी संख्या में हमको भी इस बात का संदेश आ रहा है कि लॉकडाउन अगर बढ़ता है तो उसका स्वागत होगा।
मुख्यमंत्री जी, सबसे बड़ी चिंता जो बच्चों को लेकर थी अभिभावकों की, और किस्मत की बात कहें या खुशकिस्मती कहें कि बच्चे इस समय छुट्टियों में घरों पर हैं और सेफ हैं, और बहुत अच्छी बात है कि कहीं से बच्चों के प्रभावित होने की खबर नहीं आ रही है। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि बहुत सी जगह पे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, तो अभिभावक ये जानना चाहते हैं कि जब तक हालात ठीक नहीं होंगे तो क्या पढ़ाई को स्थगित माना जाए, या फिर जब सेशन शुरू होगा तो भले 2 महीने बाद शुरू हो, सिस्टम में हम ले आएंगे, बच्चों की जान की चिंता कीजिए, पढ़ाई थोड़ा 2 महीने बाद करा लेंगे। स्वाभाविक रूप से बच्चों के पढ़ाई का नुकसान भी इसमें हुआ है, और इसमें इस बात से भी हम सहमत हैं कि बहुत बड़ा ये गैप हो गया, बहुत बड़ा स्पैन हो गया ये। अब प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो है वो बड़ी संख्या में अब जो है वो इंटरनेट के माध्यम से, अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्लासेस शुरू कर चुके हैं। हमने कई स्कूलों का पता किया है, लेकिन जहां तक सरकारी स्कूलों की अगर हम बात करें तो वहां पर अभी तक ये है हमारा शुरू नहीं। हमने पिछले कल ही बैठक की है एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों के साथ। हम इस लॉकडाउन का जो पीरियड है हमारा 14 तक का, उसके बाद तब तक के लिए इंतजार करने के लिए बोले हैं, और उसके बाद तुरंत जो है हमने भी अगला प्लान हमने शुरू किया है, और जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से और उसके साथ साथ में और भी चीजों को जोड़ करके एक प्लान तैयार किया है, ताकि बच्चों का टाइम जो है पढ़ाई का बर्बाद ना हो, समय पर उनको जो है पढ़ाई हम शुरू कर सके। उस दृष्टि से भी हमने विचार किया है। मुख्यमंत्री जी, आपने जो विधायक निधि है, यानी जो 2 साल तक के लिए जो MLA फंड है वो, और 30% वेतन को आपने कोरोना फंड के लिए इस्तेमाल करने का, उसे लड़ने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया है। कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती, लड़ाई आप अकेले लड़ेंगे या कांग्रेस को भी साथ आना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि पूरे देश भर में मोटे तौर पर सहमति हुई है। यह निर्णय पहले केंद्र सरकार द्वारा लिया गया था, और केंद्र सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सारे दलों के प्रमुख नेताओं से भी बातचीत इस बारे में व्यक्तिगत रूप से की है, और सब लोगों ने मोटे तौर पर सहमति दी है। आज कोरोना के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है, मिलकर के लड़ने की आवश्यकता है, सब लोगों ने इसमें एक संदेश दिया है। और लेकिन फिर भी उसके बावजूद जहां हिमाचल प्रदेश में भी हमने विपक्ष के नेता जी से बात की है, और बहुत और लोगों से, विधायकों से भी बात हुई है हमारी, और उसमें हमने जो निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री, मंत्री और उसके साथ साथ सभी विधायकों का 30% जो हमारा वेतन है उस पर कटौती करेंगे, एक बात। दूसरा, जो विधायक क्षेत्र विकास निधि है, जो क्षेत्र के विकास के लिए होती है, उस निधि को फिलहाल 2 वर्ष तक के लिए हम स्थगित करने का हमने निर्णय लिया है, और उसके अलावा कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया है, यही निर्णय लिए हैं फिलहाल। इन दोनों निर्णय पर मोटे तौर पर जो हालात, जो परिस्थिति आज की तारीख में है पूरे देश और प्रदेश में, ऐसे में ये निर्णय जो है उचित निर्णय है, और सब लोगों ने इसका समर्थन किया। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस वाले इसका विरोध करेंगे। जयराम जी, उनकी आपत्ति यह है कि आपने कोरोना केयर्स के लिए कोरोना के लिए PM केयर्स फंड बना दिया, आपने राज्यों में अलग अलग फंड क्रिएट कर दिए, लेकिन मुख्यमंत्री आपदा कोष है, प्रधानमंत्री राहत कोष है, या राष्ट्रीय आपदा कोष पहले से बने हुए हैं, तो इस नए फंड को क्रिएट करने की जरूरत क्या थी? उसी में लोग दान कर सकते थे। तो कांग्रेस की आपत्ति यह है कि कोरोना के महामारी के इस दौर में भी आप लोग पॉलिटिक्स करने से नहीं चूक रहे हैं, ये उनका आरोप है। इस समय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से जनता ये जानना चाहती है कि हमारी जान सुरक्षित करने के लिए सरकारें क्या कदम उठा रही हैं, किस तरह से मेडिकल इक्विपमेंट आएंगे। आपको लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, या इसी बात पर हम लड़ते रहें कि आपने PM केयर्स फंड क्यों बनाया, CM केयर्स फंड क्यों बना दिया, आपने राहत कोष क्यों नहीं जारी रखना जरूरी समझा? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, और जनता जानना चाहती है कि इस तरह के सवाल क्यों उठते हैं बार बार। देखिए, एक तो मुझे लगता है कि उनको ऐसे हालात में इस प्रकार के प्रश्न खड़े करने नहीं चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, पूरा विश्व एक अलग तरह की परिस्थिति के दौर में से गुजर रहा है, और ऐसा दौर देश ने और दुनिया ने पहले कभी देखा ही नहीं। ऐसे हालात में जो निर्णय लिया गया है कोविड फंड का, चाहे हमारा HP कोविड फंड का हमने हिमाचल प्रदेश में निर्णय लिया, ये निर्णय उचित निर्णय है, और हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में भी किसी भी आपदा का सामना करने के लिए जो फंड जो कोविड के इसमें आ रहा है, इसका इस्तेमाल होगा। हॉस्पिटल के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, और जो हमको इस सारी इमरजेंसी में, सारी सिचुएशन में जो चीजें डील करने के लिए कमियां महसूस हो रही है, उन कमियों को दूर करने के लिए, ऐसे में मुझे लगता है कि ये प्रश्न गैर जरूरी है, कतई इसका कोई मतलब नहीं है। आखिरकार उनको इस बात को समझना चाहिए कि जिंदा रहेंगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी।
फंड यहाँ डाला वहां डाला, ये महत्व का विषय नहीं है, लेकिन फंड जो है पूरे देश के भले के लिए, समाज के भले के लिए इस्तेमाल हो, ये ज्यादा महत्व का विषय है। ऐसी छोटी बातों पर मुझे लगता है कि किसी को जाने की आवश्यकता नहीं, और मैं समझता हूं कि इस पर कोई जवाब देने की भी बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं। आज के परिस्थिति में हमको जिस दौर में से गुजरना है उसमें बेहतर हम क्या कर सकते हैं, और कोविड के नाम से इस वक्त पूरे देश भर में एक माहौल लोगों का है कि हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ये अलग तरह की परिस्थिति है, ये अलग तरह की परिस्थिति को देख करके जो है ये निर्णय अगर हुआ है तो मैं समझता हूं ये निर्णय का स्वागत करना चाहिए, और उनको भी इसमें योगदान के लिए आगे आकर के मदद करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, मैं एक सवाल एक पत्रकार की हैसियत से नहीं, एक संपादक की हैसियत से नहीं, और मैं एक मुख्यमंत्री से नहीं पूछ रहा हूं, एक राजनेता से पूछ रहा हूं कि आज मुझे यह आभास हुआ या पिछले हालात को देखते हुए आभास हो रहा है कि हमने अगर सही समय पर, या हमारी पिछली सरकारों ने, जो पहले से सरकारें चली आई हैं, कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जरूरत समझी होती कि सबसे बड़ा जो आधार है, आपके पास पूरी ताकत हो दुनिया की, अमेरिका जैसा मुल्क डरा हुआ है, इटली जैसा मुल्क परेशान है, या बाकी दुनिया को आप देखें पूरी दुनिया तंग है, आज आपको लग रहा है एक नागरिक के तौर पर कि सबसे जरूरी सेहत है, और सेहत से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद कमजोर होना, यह आपके लिए भी बड़ी चुनौती होती है, एक मुख्यमंत्री के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर? निश्चित रूप से तिवारी जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये बहुत बड़ा विषय है जिस पर अब काम करने के लिए जो है इस हालात को देखते हुए हमको सोचना चाहिए। अगर पीछे कमी रह गई है तो आने वाले समय में कमी ना रहे। हालांकि ये वायरस ने बहुत एक अलग तरह का माहौल पूरे देश भर में, दुनिया भर में किया है। जो कंट्री, जो देश जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत बेहतर भी है, अमेरिका है, जर्मनी है, आपका फ्रांस है, आपका इटली है, बहुत बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर अगर हम देखें कि नंबर ऑफ कैजुअलिटी, जो डेथ हुई है, तो वो बहुत बड़ा है। और उसकी वजह यह है कि इक्विपमेंट होने के बावजूद भी तैयारी उस तरह की नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए जो, इस वायरस के लिए तो जो आवश्यक है वो यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक है। इस बात को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को नहीं, पूरे दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दिया। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जहां तक आप कह रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूं, पीछे कमी रही है, आने वाले समय में कमी ना रहे, इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। और ये इस वक्त की परीक्षा, ये कोरोना वायरस की, ये एक बहुत बड़ा संदेश है हम सब लोगों के लिए कि आने वाले समय में हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, ताकि अगर ऐसा संकट आए तो उसका हम सामना कर सकें। मुख्यमंत्री जी, हमको उम्मीद है कि जनता के सहयोग से आप, हम सब मिलकर ये परीक्षा पास करेंगे, लेकिन मैं आपसे एक भविष्य की बात करता हूं कि अब अगर आप वित्त मंत्री हैं, अब अगर आप मुख्यमंत्री हैं, अगर आप राजनेता हैं, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी कि जहां पर आप रहते हैं वहीं पर आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, या हर जिले में कम से कम कोविड जैसे संक्रमण से निपटने की चुनौतियां जो हैं वो आएंगी तो हमारी पूरी टीम तैयार होगी? क्योंकि आप न केवल पहाड़ी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि आबादी का जो घनत्व है उतना नहीं है जितना बाकी राज्यों में, दिल्ली की बात मैं करूं या पंजाब की बात करूं, लेकिन आपके सामने भी बड़ी चुनौती है। तो आप क्या प्लान करेंगे फ्यूचर में? अभी तो हमको लड़ाई लड़नी है, पहली लड़ाई तो यह है कि अभी डॉक्टरों को कैसे पीपी जो मुहैया कराई जाए, उनको दवाइयां मुहैया करा दी जाएं, या अस्पताल का जो स्टाफ, कोरोना जो वॉरियर्स हम कह रहे हैं, पुलिस का स्टाफ है, तो उनको भी हम संसाधन मुहैया करा पाए, ये पहली चिंता है। तो आपको लगता है कि ये चिंता के साथ साथ फ्यूचर को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि संक्रमण जो है वो कल खत्म हो जाएगा, ये तय नहीं है? सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता तो हमारी कि हमारी जो अब इस वक्त के हालात में जो परिस्थितियां बनी है उसको नॉर्मलाइज किया जाए, डेली रूटीन की लाइफ शुरू हो जाए, सब लोग काम काज में निकल पड़े, और जो रुके हुए काम वो शुरू हो जाए, ये प्राथमिकता है ही है। लेकिन उसके साथ साथ में तुरंत जो है ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए जो हेल्थ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा और भी जो चीजें जो हमको इस दौर में जो सीखने को मिली है, जानने को मिली है, उनकी कमियां कैसे पूरी हम कर सके, इस बात को लेकर के तुरंत काम करने की आवश्यकता है, वो हम करेंगे। मुख्यमंत्री जी, आखिरी सवाल मेरा यह है कि किसान भी इस समय अपनी फसल की कटाई के लिए तैयार हैं। कई जगह वो अपने हाथों से कर लेंगे, कई जगह मशीनरी की जरूरत है। खबर ये आ रही है कि पंजाब में लॉकडाउन और कर्फ्यू 30 अप्रैल तक बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सी मशीनरी जो है पंजाब से जाती है, हरियाणा से जाती है। तो ऐसे हालात में किसान क्या करें? आप उनकी
फसल की खरीदी जो है कई राज्यों ने कहा कि हम आपके घर पहुंचकर करेंगे, हमारी पूरी टीम पहुंचेगी और घर में बैठकर आपकी खरीदारी करवाएंगे हम। क्या संभव है ऐसा? हम कोशिश करेंगे, जैसे ही हमारा भी फसल का काम शुरू हो रहा है, इसमें एक तो यही है कि जो एहतियात के तौर पर जो चीजें हैं उनको हम सुनिश्चित करें, खेत में जाते हुए भी सुनिश्चित करें, आते भी सुनिश्चित करें, काम करते हुए भी सुनिश्चित करें सोशल डिस्टेंसिंग। और इसमें बात ठीक है आपकी कि ऐसी परिस्थिति में हमको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मशीनों के माध्यम से हम ज्यादा काम कर सकें, उसका एक लाभ रहेगा, काम भी जल्दी होगा और उसके साथ साथ में लोगों को जो है एक साथ काम करने के लिए ज्यादा संख्या में जाना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ में जहां तक ये हमारा फसल का ये दौर है, ये हमारा पूरा हो जाए और उसके बाद जहां जो बेचने की बात कह रहे हैं, उसके लिए हम मैकेनिज्म डेवलप करेंगे ताकि किसानों को सही कीमत पर जल्दी से जल्दी जो है फसल बेचने का अवसर अपने घर गांव में मिल सके, ये हम करेंगे। मुख्यमंत्री जी, हम आज इस कार्यक्रम के जरिए जो दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, जो दर्शक जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को देखते हैं और हिमाचल के दर्शकों के अलावा भी जो दर्शक विदेशों में बैठे देख रहे हैं, मैं उनसे एक अपील करना चाहता हूं कि संकट की इस घड़ी में वो हिमाचल सरकार को दिल खोलकर मदद करें। आपका संदेश क्या है? जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, जो दुनिया भर में हिमाचल के लोग रहते हैं या पूरे देश भर में जो हिमाचल के लोग हैं, बड़ी बड़ी जगह पर बैठे हुए हैं, उनसे क्या आप अपील करना चाहेंगे? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से यही निवेदन करना चाहूंगा, चाहे वो देश में है, चाहे प्रदेश में है, चाहे वो देश के बाहर विदेश में है, जितनी भी मदद इस वक्त वो कर सकते हैं, ऐसे हालात में सबको आपकी मदद की आवश्यकता है। और हिमाचल प्रदेश में आप मदद करें, सरकार को मदद करें, ताकि उन गरीब लोगों को जिनको बहुत कठिनाई के दौर में से इस वक्त गुजरना पड़ा है, हम उनकी मदद कर सकें। और उसके साथ साथ में जो हिमाचल प्रदेश में विकास की गति को जो धक्का लगा है, अवरुद्ध हुई है गति, उस गति को हम फिर से हम पकड़ सकें, उसमें बहुत मदद होगी। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि वो सब लोग मदद करें, सहयोग करें, जितनी संभव हो सके उतनी मदद करें। मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि हिमाचल सरकार की, हिमाचल के पूरे जनता की आप जितनी भी इस समय मदद कर सकते हैं वो मदद करिए। हम आपके साथ हैं और हम आपको वो कांटेक्ट नंबर, वो बैंक अकाउंट्स नंबर भी दिखाएंगे जो हिमाचल सरकार ने जारी किए हैं। मुख्यमंत्री को किस तरह से राहत कोष जो बनाया गया है, किस तरह से आप मजबूत कर सकते हैं। आप किसी भी तरह की मदद इस समय करेंगे वो राज्य की जनता के लोग। मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस लड़ाई में, इस जंग में एक पत्रकार के नाते, एक चैनल के नाते, एक मीडिया हाउस के नाते हम लगातार आपके साथ हैं और जनता तक हर वो संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो सरकार इस वक्त चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।